y इज इक्वल टू 2u क्यूब दे रखा है, u इज इक्वल टू 8x माइनस 1 दे रखा है, इससे dy बाई dx निकालना। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो, dy बाई du दैट इज 6u स्क्वायर। यहाँ से क्या निकाल सकते हो, du बाई dx दैट इज 8। तो dy बाई dx निकालना है, किसके बराबर आएगा, वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो du कट जाएगा। आपको काटना मारना है लेफ्ट हैंड साइड को, तो मल्टीप्लाई करने से ऑब्वियसली ये आ ही गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करने से अपने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी है डी काट के। अब राइट हैंड साइड को तो मल्टीप्लाई करोगे ना इक्वालिटी। ओके सर। तो ये 6u स्क्वायर इनटू 8 ये कितना आएगा, हाँ सर समझ गया सर। 48 u स्क्वायर, u फिर स्क्वायर u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 48 ब्रैकेट 8x माइनस 1 हो गया। समझे क्या, यस सर। हाँ सर समझ गया। इस तरीके से करना है। पार्ट 2 में डाउट पूछना है तुझे, सर d5 d5 लास्ट क्वेश्चन। d5 तो है ही नहीं यार पार्ट 2 में। कौन सा क्वेश्चन क्या है ये बताइए मुझे। क्वेश्चन क्या है सीट में d5, क्वेश्चन रीड कीजिए। सो यस सर। हाँ क्वेश्चन क्या है d5 बताइए मुझे। अच्छा ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा प्लस फाई ये वाला, ये वाला क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा प्लस फाई। हाँ सर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा प्लस फाई डी थीटा है ना। तो फाई तो कांस्टेंट वैल्यू है 0 से लेके पाई तक। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है कि ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, ऐसा पूछा जा रहा है ना। तो आप ये चीज देखिए कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन, तो ये इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। साइन के अंदर एक लीनियर फंक्शन है ना, ये साइन ऑफ ax प्लस b dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है पता है तुम लोगों को। माइनस cos ax प्लस b बाई a। कितने बच्चों को पता है ये, पता है सर। सभी को पता है। तो ये ax की जगह इन्होंने क्या लिख दिया, 1 थीटा लिख दिया, a की जगह 1 और x की जगह थीटा, b की जगह फाई ले लिया और dx की जगह b थीटा हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का cos थीटा प्लस फाई अपॉन थीटा के आगे वाला, थीटा के आगे वाला कितना है 1 ही है, तो डिवाइड बाय 1 करेंगे। लिमिट लगा दी 0 से लेके पाई तक, तो आ जाएगा माइनस आगे पहले cos थीटा की लिमिट लग रही है क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। फाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, राइट। तो पहले थीटा की जगह पाई लिख दिया, तो cos पाई प्लस फाई, फिर थीटा की जगह 0 लिख दिया, तो cos 0 cos फाई है ना। cos पाई प्लस फाई किसके बराबर होगा, cos पाई प्लस फाई, ये आपने पढ़ा है ना, पाई प्लस फाई थर्ड क्वाड्रेंट। तो पाई प्लस फाई तो होना तो cos फाई के बराबर ही चाहिए, ये है फाई, ठीक है ना। तो होना तो फाई cos फाई के बराबर ही चाहिए, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस cos फाई के बराबर होगा, राइट। यस सर। तो ये आ जाएगा 2 cos फाई के बराबर। अब cos फाई की वैल्यू जब जब पॉजिटिव होगी तब तक इसके इंटीग्रेशन का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और cos फाई की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो नेगेटिव आएगा। वो तो डिपेंड करता है कि फाई कितना ले रहे हो आप, समझ में आ रही है बात। अगर फाई को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया तो पॉजिटिव आएगा, सेकंड में ले लिया तो नेगेटिव आएगा, सही बात है गलत बात। यस सर।
थर्ड में ले लिया तो भी नेगेटिव आएगा, फोर्थ में ले लिया तो पॉजिटिव आएगा। तो ये वैल्यू Positive. पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है ना। जैसे cos π/2 जीरो होता है, हो सकता है फाई की वैल्यू आपने 90 डिग्री ले ली, राइट, जीरो भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ए बी Okay, sir. सी कोई ऑप्शन आ सकता है। Yes, sir. अगर फाई की वैल्यू आपने π/4 ले ली तो ये जीरो नहीं होगा। इसने बोला कि ऑलवेज जीरो इफ फाई इज इक्वल टू π/4, नहीं, फाई की वैल्यू π/4 ले ली तो ये 2 × 1/√2 आएगा ना, आंसर हाँ √2 सर। जीरो नहीं होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही नहीं है। ए बी सी में से कोई एक हो, ए बी सी तीनों होंगे, हाँ या ना, मे बी जीरो, Yes, sir. मे बी नहीं। किसी को डाउट है? No, sir. और कोई डाउट है किसी को? No, sir. चलिए आगे पढ़ाई चालू करते हैं। कहाँ तक पढ़ाया था लास्ट क्लास में? सर यूनिट वेक्टर पढ़ाया था आपने, और फिर लास्ट में वो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा, एडिशन ऑफ वेक्टर चल रहा था। हाँ सर। हाँ सर। एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या कराया था, क्या क्या चीजें बताई थी, एक बार मुझे बता दो भी, कहाँ से चालू करना है, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या क्या बताया था? सर डेफिनेशन टाइप लिखवाया था। Yes, sir. Definition तक हुआ था। डेफिनेशन क्या लिखवाई थी? To add two vectors A and B vector, shift or any of the two vectors parallel to itself until अच्छा, tail ठीक है, of vector ठीक है, B वो वाला। ठीक है। और उसके बाद में फिर वो ग्राफ बना के सिखाया होगा, है ना, मतलब हाँ सर, ग्राफ बना के बताया था आपने। हेड से टेल मिला दिया तो वेक्टर हो जाएगा, टेल से हेड, उसकी हेड से टेल मिला दिया तो रिजल्टेंट सर वेक्टर। हाँ, ए बी का बताया था। बस दो एक ही लाइन बना के ड्रॉ किया था, उसके आगे कुछ नहीं बताया था। सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर वाला किया था। अच्छा, ठीक है। और कुछ सर नहीं? लेकिन उस पर क्वेश्चन कैसा आता है वो बताओ ना आप। नहीं, क्वेश्चन आएगा वो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो, सीट में आ जाएगा, ठीक है, अभी खत्म नहीं हो, चालू हुआ है वो अभी तक। तो ये ए वेक्टर है, इसमें अगर अपन कोई बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं, ठीक है, ये ए वेक्टर है और इसको इसमें अगर बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो ए वेक्टर का हेड, ए वेक्टर जहाँ खत्म हो रहा है वहां से बी वेक्टर को चालू कीजिए, तो बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ रख दीजिए, राइट, समझ में आ रही है बात? तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, ये वाला वेक्टर जो है वो सर रिजल्टेंट, ए वेक्टर के ऊपर वाला। टेल से बी वेक्टर के हेड तक। हाँ, ए वेक्टर के हेड पे वेक्टर बी सी। वेक्टर की टेल रख दी आपने, ठीक है ना, तो ये आर वेक्टर आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज ए प्लस बी। से इसको सी लिखा था कि आप सी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। हाँ सर। तो इसको बोलते हैं बेटा, ये ट्रायंगल फॉर्म बन गई ना एक हिसाब से, जैसे अपन ने आपने एडिशन कैसे किया है, दो वेक्टर को ऐसे मिलाया तो तीसरा वेक्टर बना, तो ये ओवरऑल क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया ना, तो इसलिए इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, राइट। ठीक है ना बेटा, इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये दो रेड वाले जो वेक्टर थे ना, इनको मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है, और ये वेक्टर हो गया, और बी वेक्टर कहाँ था, ये बी वेक्टर हो गया, राइट, ठीक है। ऐसा ही बी वेक्टर एक यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, समझ में आ रही है बात, दो बी वेक्टर बना दिए, सुन रहे हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. ए प्लस बी कहाँ है, ए प्लस बी तो ये वाला है, ये है ना आर वेक्टर, तो ए प्लस बी। हाँ सर। Yes. तो अगर इन दो वेक्टर के बीच में यहाँ पे दूरी ए के बराबर है, तो यहाँ से अगर मैं कोई एक वेक्टर बनाता हूँ, उसको भी मैं ए वेक्टर लिख सकता हूँ। हाँ हाँ सर। सर। अब जो आर वेक्टर है ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अब यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बन गया हमारे पास, जिसकी दो अपोजिट साइड
ए वेक्टर है और दो अपोजिट साइड बी वेक्टर है। सही बात गलत बात? Yes, sir. तो यहाँ पे हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर एडजेसेंट साइड है। ये एडजेसेंट साइड है ना, ए वेक्टर ये वाली है, बी वेक्टर ये वाला है, और दोनों की टेल से टेल मिलाने पे ये एडजेसेंट साइड है। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो हमारे पास क्या है, ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही बात है गलत बात? हाँ सर। तो एक्चुअली ये दोनों रूल एक ही है। ट्रायंगल लॉ भी यही बात कर रहा है कि ये वाला ए प्लस बी होगा, और यहाँ पे इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं। ठीक है ना? Yes, sir. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। रिजल्ट दोनों सेम ही बता रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए प्लस बी होगा, और ट्रायंगल भी कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए प्लस बी होगा। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या हो गया कि आप एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाइए जिसकी एडजेसेंट साइड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हो। ठीक है ना? जिसकी एडजेसेंट साइड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हो। तो यहाँ से इससे एक पैरेललोग्राम बना दीजिए, तो जो ए प्लस बी होगा ना वो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। कहाँ से कहाँ तक? कौन सा डायगोनल? जहाँ पे टेल टेल मिल रही है, जहाँ पे टेल से टेल मिल रही है उस पॉइंट से लेके जहाँ पे हेड हेड मिल रहा है वहां तक। समझ में आ रही है बात? क्योंकि इसके डायगोनल दो है ना, एक ये वाला भी डायगोनल है, ये वाला डायगोनल नहीं लेना आपने। समझ में आ रही है बात? जहाँ पे टेल टेल मिल रही है, जहाँ पे Yes, sir. head मिल रहा है, वो वाला डायगोनल लेना है। ठीक है? ये समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे लिख लीजिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में। ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन का डेफिनेशन तो मैंने लिखा ही दिया था आपको। ठीक है? ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का लिख लीजिए। if two vector a vector and b vector, if two vectors a vector and b vector are represented by two adjacent sides of a parallelogram, are represented by two adjacent sides of a parallelogram, ये दो एडजेसेंट साइड होगी ना, दोनों पैरेललोग्राम के पॉइंटिंग आउटवर्ड है ये दोनों साइड्स। अपन इन दोनों मेन साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा? are representing the two adjacent side of a parallelogram pointing outwards, pointing outwards, pointing outwards के ब्रैकेट में लिखना ना, and their tails coinciding, and their tails coinciding, right? If two vector a vector and b vector are represented by, if the two vector a vector and b vectors are represented by the adjacent sides of a parallelogram pointing outwards and their tails coinciding, as shown, ठीक है ना? डायग्राम में दिखा रखा है, as shown. Sir, adjacent side of a parallelogram. Adjacent sides of a parallelogram, both pointing outwards. Both pointing outwards. That one लिखना and their tail coinciding. As shown, both pointing outwards as shown. Then the diagonal drawn through the intersection of two vectors, represents the resultant vector. When the diagonal drawn through the intersection of two vectors represents the resultant vector. ठीक है बेटा? Sir, through intersection of two vectors, then the diagonal drawn through the intersection of two vectors represents the resultant vector.
So intersection of two vectors represents the resultant vectors. ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ए वेक्टर में आपने बी वेक्टर को जोड़ दिया तो ये सी वेक्टर आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, राइट। हम ये भी कर सकते हैं, जैसे 2 से 3 वेक्टर को भी जोड़ सकते हैं। लेट अस सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है ना, और ये सी वेक्टर है। समझ में आ रही है बात? तो इनको अगर जोड़ना है आपस में तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी करना है तो क्या करेंगे बताओ। ये ए वेक्टर हो गया, ए की हेड पे बी का टेल मिला दो, ये बी वेक्टर हो गया, राइट। और ये हो गया सी वेक्टर। अरे हाँ या ना, Yes, sir. ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ, दिस इज आर वेक्टर, और ये आर वेक्टर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी है। समझ में आ रही है बेटा बात? हाँ सर, यस सर। आप ऐसा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ए के अंदर पहले बी जोड़ोगे। जैसे आपको ए प्लस बी प्लस सी बोल दिया जाए तो आप हमेशा ए में बी जोड़ोगे, बी में सी जोड़ोगे। आप ए में सी भी जोड़ सकते हो पहले, जैसे इसमें ऐसे करके सर अगर a प्लस बी प्लस सी अगर जुड़ के अगर वापस एक ही टेल पे ही आ रहे हैं तो फिर वो 0 हो जाएगा। क्या कह रहे हो? हाँ वो बताऊंगा, अभी उसका टेंशन मत लो, अभी बताऊंगा। जैसे ये बोल दे कि ए में पहले सी जोड़ दो, तो ए में पहले सी भी जोड़ सकते हो। सी क्या है, सी कैसे है, सी ऐसा है, ठीक है, ये सी हो गया, राइट। और फिर बी जोड़ दो, बी किधर है, बी इधर, ये बी हो गया, राइट। तब भी हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आ गया हमारे पास ये, दिस इज ए प्लस बी प्लस, ठीक है बेटा। आर ए वेक्टर में पहले सी जो वेक्टर जोड़ा, फिर बी वेक्टर जोड़ा, तो ये भी तो आर वेक्टर है, ए प्लस बी, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर एक जैसा नहीं लग रहा आपको? अरे हाँ है ना? Yes, sir. तो मैं ये कहना तो चाह रहा वो हूँ कि दोनों एक साथ इक्वल ए होंगे ना। में पहले बी जोड़ा फिर सी जोड़ा। आप ये भी कह सकते हो कि ए में पहले सी जोड़ा फिर बी जोड़ा, मतलब ए प्लस बी कर दो चाहे बी प्लस ए कर दो, एक ही बात है, राइट। क्या बोला बेटा? सर दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, डायरेक्शन सेम होंगी, दोनों वेक्टर एक ही है। ये भी आर वेक्टर है, ये भी आर वेक्टर है, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, ठीक है। आगे चलूं? यस सर। लेट अस सपोज हमारे पास ऐसा हो जाए कि ए वेक्टर ये वाला है, बी वेक्टर ये वाला, ऐड कर दिया ए वेक्टर में बी वेक्टर, और हो सकता है सी वेक्टर ऐसा दे दिया जाए कि वो फाइनली जब जोड़ते हैं तो ए वेक्टर के टेल पे चला जाता है। और अब अपने को रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा इसका, ए प्लस बी प्लस सी, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहीं से चालू करके यहीं पे खत्म करना है उस वेक्टर को। हाँ या ना? हाँ सर।
लेकिन 0 तो एक स्केलर वैल्यू है, 0 क्या स्केलर वैल्यू। और अभी अभी थोड़ी देर पहले अपन यही बात बता रहे थे कि दो वेक्टर को ऐड करने से जो रिजल्ट आता है वो भी एक वेक्टर आता है। सही बात है लोग? Yes, sir. तो दो वेक्टर को ऐड करने से जो रिजल्ट आना चाहिए वो वेक्टर आना चाहिए। तो ये स्केलर कैसे आ गया? इसलिए इसको डिफाइन किया गया कि ये वेक्टर है और इसको एक स्पेशल नाम दिया गया कि ये नल वेक्टर है। समझ में आ रही है बात? यस सर। इन वेक्टर को जोड़ने से जो 0 आ रहा है ना, इसको नल वेक्टर बोल दिया। इसको 0 स्केलर बोलने की बजाय ये स्केलर नहीं है, ये एक वेक्टर है और इसको नल वेक्टर बोलेंगे। तो नल वेक्टर यहाँ से एक नई चीज आ गई। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। क्या होता है नल वेक्टर? A vector whose magnitude is 0, whose length is 0. सही बात है लोग? बात magnitude, or we can say that length is 0 and having no direction and having direction not defined. ऐसे लिख सकते हैं। and having undefined या not defined direction. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. इससे बच्चों को तकलीफ है? क्योंकि अगर लेंथ ही 0 है तो बिना लेंथ के आप डायरेक्शन कैसे डिफाइन करोगे? एरो के लिए थोड़ी सी लेंथ तो होनी चाहिए ना। एक पॉइंट की डायरेक्शन थोड़ी डिफाइन कर सकते हैं बिना लेंथ के। अरे हाँ या नहीं? Yes, sir. आगे चलता हूँ। सर पीछे वाला पेज दिखाओ ना सर, 1 मिनट के लिए। ये लीजिए। ओके सर। आप दो वेक्टर का जोड़ कर रहे हो आप। ये ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर इसमें जोड़ना है ताकि जो रिजल्ट आए ना उसकी लेंथ मैक्सिमम हो। रिजल्ट वाले की लेंथ मैक्सिमम हो, रिजल्टेंट की लेंथ मैक्सिमम हो। तो बी वेक्टर को कैसे जोड़ा जाए? परपेंडिकुलर हो जाए। परपेंडिकुलरली। बी वेक्टर ऐसे जोड़ूं तो रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा क्या? मैं तो कह रहा हूँ अगर तुम इसको ऐसे थोड़ा घुमा दोगे तो और मैक्सिमम नहीं आ जाएगा? और ज्यादा लेंथ आ जाएगी रिजल्ट की। रिजल्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं। Yes, sir. ऐसा कर दो Yes, तो और sir. ज्यादा लेंथ आ जाएगी, ऐसा कर दो तो और ज्यादा लेंथ आ जाएगी। सही बात है गलत? Yes, sir. एकदम सर पैरेलल। 1 डिग्री लेस देन 180। 1 डिग्री लेस देन क्यों? 0.5 डिग्री लेस देन बोल दूं तो? और का मतलब एकदम पैरेलल कर दिया। ए वेक्टर के एकदम पैरेलल है ये वेक्टर। सही बात है गलत बात? Yes, sir. यस सर। ए वेक्टर के एकदम पैरेलल है, इसको शिफ्ट करके तो कहीं भी रख सकते हैं ना। हाँ यस सर। सर। तो ये ए वेक्टर के एकदम पैरेलल हो, उसको यहाँ पे अपने रख दिया तो इसकी लेंथ मैक्सिमम आएगी रिजल्टेंट। सही बात है गलत बात? तो यहाँ से ये लिख सकते हैं। Yes, Yes, sir. sir. होगा तो इक्वल हो जाएगा ना दोनों वेक्टर्स। इक्वल कैसे बोल सकते हो? इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल है क्या? मैग्नीट्यूड तो अलग अलग हो सकते हैं ना, अच्छा हाँ बराबर। डायरेक्शन सेम है ना। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, a प्लस बी क्या हो गया? a प्लस बी यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा वेक्टर हो गया। समझ में आ रही है बात? ये a प्लस बी और इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड इट वुड बी मैक्सिमम
when a vector and b vector are parallel. सही बात है गलत बात? Yes, sir. Are parallel to each other. तकलीफ है? और मिनिमम लेंथ कब होती है? जैसे ये वेक्टर है, इसमें बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं, ये बी वेक्टर है, ठीक है, इस बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं, तो ये लेंथ मिनिमम आनी चाहिए ए और बी की, ए प्लस बी की। तो कैसे करूंगा? मिनिमम करना है तो इसको राइट में टिल्ट करूं या लेफ्ट में टिल्ट करूं? बताओ। ए प्लस बी लेफ्ट में। लेफ्ट में tilt। Left में। ये टिल्ट किया। अब और मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए, तो क्या करता हूँ? So parallel Sir, in opposite direction. अपोजिट Yes, डायरेक्शन, sir. इसको क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ए वेक्टर और बी वेक्टर एंटी पैरेलल होना चाहिए, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। हाँ या ना? एंगल तो टेल से टेल मिला के देखा जाता है। सुन रहे हो क्या? सर क्या पूछा आपने? ए और बी एंटी पैरेलल होने चाहिए, इनके बीच Yes, का sir. एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। एंगल कैसे देखा जाता है? टेल से टेल मिला के। सही बात है गलत बात? Yes, sir. Yes, sir. एंगल इनके बीच में 180 डिग्री होना चाहिए, और एडिशन करने के लिए यहाँ पे रख दो। तो ए प्लस बी कौन सा आया? कौन है ए प्लस बी? यहाँ पे दिख रहा है आपको ए प्लस बी कौन सा आया? Yes, sir. यहाँ तक का वेक्टर है ए प्लस बी। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो मिनिमम कब होगा? When vector is anti-parallel. When vectors are anti-parallel. When a vector and b vector are Anti-parallel to each other. एंटी पैरेलल, है ना? और तब जीरो होगा ना? एंटी पैरेलल मतलब एंगल बिटवीन देम इज 180। 180. सही बात है? अच्छा, Yes, ये मैक्सिमम होती है, और ये मैक्सिमम लेंथ किसके बराबर होती है उस ऊपर वाले केस में? अच्छा, यहाँ पे एंगल कितना था? 180 degree. यहाँ पे एंगल ऊपर वाले में ए और बी के बीच का एंगल देखिए, 0 क्या मिलाइए? 0। पैरेलल का मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 0। ये दो वेक्टर पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल 0 होता है। सही बात है गलत बात? Yes, sir. अच्छा, ये लेंथ मैक्सिमम होती किसके बराबर है? जैसे पहले की लेंथ कितनी है? मोड ए। L1 को मोड ए लिख सकता हूँ ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। Yes, sir. L2 को मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख सकता हूँ। ए प्लस बी की लेंथ कितनी होगी? Mod of So mod A plus mod A plus mod B. मोड बी। ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू मोड ए प्लस मोड बी होती है। सही बात है गलत बात? Yes, sir. yes, sir. अरे हाँ है ना? हाँ sir. और अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो Sir mod A minus mod B. Mod B. Mod A minus mod B. ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू मोड ए माइनस मोड बी होती है, राइट? लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है, देखिए कि ए वेक्टर छोटा है और बी वेक्टर जिसको ऐड कर रहे हैं वो ज्यादा बड़ा है, तो ए प्लस बी इसमें क्या हो जाएगा? Sir, 1B plus हो जाएगा. इधर हो जाएगा ए प्लस बी। सही बात है गलत बात? Yes, sir. क्योंकि टेल से हेड मिलाना होता है ना, टेल से हेड तो फिर यही मिलेगा। सुन रहा है मेरी बात? लेकिन इसका फिर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये लेंथ किसके बराबर होगी? बी की लेंथ Mod B minus mod A. मोड बी माइनस मोड ए। तो बात ये कि अपन केवल लेंथ की बात कर रहे हैं, तो लेंथ
हो सकता है बी में से ए की सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए, या फिर हो सकता है ए में से बी की सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए। वो तो डिपेंड करता है कि बड़ा कौन है, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है। इसलिए अगर ये वैल्यू कभी नेगेटिव भी आ जाए ना, जैसे इस केस में नेगेटिव आ जाएगी, जैसे अपन हमेशा ये लिख रहे हैं मोड ए माइनस मोड बी, तो ये इस केस में नेगेटिव आ जाएगी, तो आपको एक आगे मोड और लगा देना है, तो जो भी वैल्यू है ना उसका पॉजिटिव फॉर्म लेना है। समझ में आ रही है बात? सर ऐसा क्यों? क्योंकि लेंथ a प्लस बी की अपना लेंथ, सर ये नेगेटिव वाला वापस बताओ ना। सर वेक्टर कभी नेगेटिव नहीं होता क्या? लेंथ की बात कर रहे हैं बेटा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? ये मैग्नीट्यूड है ना, ये मोड लगा दिया ओके सर। तो मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नो सर। नहीं हो सकती ना। और अगर आपने मोड ए माइनस मोड बी लिखा, तो मोड ए क्या है, मोड ए की वैल्यू जैसे लेट अस सपोज 3 है, मोड बी क्या है 5, तो आप क्या करोगे 3 माइनस 5, तो ये वैल्यू तो नेगेटिव आ गई ना। हाँ सर। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसके आगे एक मोड और लगा दो, कि बाई चांस अगर ये नेगेटिव आ गई तो इसका मोड ले लेना, तो ये 2 आ जाएगा। मोड लेने का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू आती है उसका पॉजिटिव फॉर्म लो। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। Yes, sir. इससे बच्चों को दिक्कत है? नो सर। इसलिए जब No, sir. मिनिमम वैल्यू लिखते हैं ना, तो एक मोड और लगा देते हैं आगे ऐसे। ठीक है बेटा? मैक्सिमम में तो क्या है, ऐड ही करना है, तो ऑब्वियसली ये दो पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ, इन दोनों को ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है। सही बात है लोग? लेकिन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हो सकता है छोटी में से बड़ी को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो एक नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, इसलिए आगे एक मोड लगाने की जरूरत है। सही बात है लोग? यस सर। Yes, sir. ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू तब होती है जब ये एंटी पैरेलल है, और मैक्सिमम वैल्यू ये होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ही लाई करती है, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू हमेशा इनकी मिनिमम से लेके मैक्सिमम के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करती है। राइट, आगे चलो बेटा। सही बच्चों, समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। आगे चलते हैं। तो अभी अपन ने यूनिट वेक्टर बताया, यूनिट वेक्टर के बाद में एडिशन ऑफ वेक्टर का थोड़ा बहुत बताइए। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है ना? जैसे लेट अस सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और आपका वेक्टर कहीं बीच में कहीं लाई कर रहा है। अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करता है, तो उस वेक्टर को क्या लिख सकते हो? आई कैप में लिख सकते हो, बताया था ना। यस सर। 5 है, इधर लाई कर रहा है, तो अपन लिख सकते हो कि दिस इज 5 आई कैप। किसी लेंथ 4 है, उधर लाई कर रहा है, उसको लिख सकते हैं 4 जे कैप। ये कैप। तो अगर कोई वेक्टर बीच में कहीं लाई करता है, ये उस टाइम पे भी आपको दिक्कत आई होगी, किसी बच्चे को ये मन में जरूर आया होगा कि सर वेक्टर बीच में कहीं लाई कर गया तो, है ना, इसको कैसे लिखेंगे? जैसे इसको कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, मैंने आपको बताया था कि हर डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर होता है। सही बात है लोग? Yes, sir. यस सर। कोई ना कोई तो यूनिट वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, हम तो केवल आई हाँ। कैप को ही जानते हैं, आई कैप जे कैप के कैप को जानते हैं, इसको इस वाले को जानते ही नहीं है, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो होगा ना, आर कैप तो होगा कुछ ना कुछ। यस सर। तो इस आर वेक्टर को अपन लिख देंगे इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसके डायरेक्शन। सही बात है लोग? यस सर। यस सर। लेकिन हम आर कैप को जानते ही नहीं है सर, हमें तो बताया ही नहीं कि हम तो आई कैप जे कैप और के कैप को जानते हैं। इसलिए अपन क्या करेंगे, इस आर कैप को या फिर इस आर वेक्टर को आई कैप और जे कैप की फॉर्म में लिखेंगे। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। कैसे लिखेंगे? हम ऐसा मान सकते हैं कि ये आर वेक्टर जो है ये दो वेक्टर का सम है, इसलिए मैंने आपको एडिशन बताया था कि हाउ टू ऐड।
हम ऐसे मान सकते हैं कि आर वेक्टर दो वेक्टर का सम है। सही बात है गलत बात? ये हो गया एक्स वेक्टर। क्या इन दो वेक्टर को ऐड करने से आर वेक्टर आ रहा है? हाँ सर। आ रहा है। लेट्स सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आर वेक्टर जो है वो तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन है। सही बात है गलत बात? हाँ सर। हाँ सर। मान लेता हूँ कि आर वेक्टर की लेंथ आर है, स्मॉल आर। आर वेक्टर की जो लेंथ है वो स्मॉल आर है, ए वेक्टर की लेंथ स्मॉल ए है और बी वेक्टर की लेंथ स्मॉल बी है। सही बात है गलत बात? तो मैं आर वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस इज, अब ए वेक्टर क्या है मेरे पास, इसकी लेंथ स्मॉल ए है और इसकी डायरेक्शन क्या है? I cap. तो ए वेक्टर को लिख सकता हूँ ए आई कैप। Yes, sir. इसी तरीके से बी वेक्टर को लिख सकता हूँ बी जे कैप। आया ना? Yes, sir. तो आर वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ? ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो या तो आर वेक्टर को मैं ऐसे लिख दूँ, ऐसे इस फॉर्म में, या फिर मैं इस फॉर्म में लिख दूँ। आपको ज्यादा बढ़िया कौन सा लगेगा? दूसरा वाला. दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले में आपको डायरेक्ट पहचान हो रही है कि आई कैप कौन सी डायरेक्शन है, जे कैप कौन सी डायरेक्शन है। वहां पे आर कैप आपको पता ही नहीं है। आया ना? या तो Yes, आपको sir. आर कैप गिवन हो क्वेश्चन में कि ये वाली डायरेक्शन आर कैप है, सही सी बात है गलत बात? तो अपन सीधा मोड आर से कर देंगे। तो हमेशा वेक्टर को ना अपन तोड़ के लिखते हैं दो पार्ट में। इस वेक्टर को अपन ने दो पार्ट में तोड़ के लिखा है। एक पार्ट एक्स एक्सिस की तरफ है, दूसरा पार्ट वाई एक्सिस की तरफ है। ठीक है ना? तो इनको अपन बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर है ना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। components of R vector along x axis and y axis respectively. कंपोनेंट्स बोल दो या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोल दो। ठीक है ना बेटा? तकलीफ है किसी बच्चे को? Yes, sir. आगे चलो बेटा। 1 मिनट। सर हाँ बोलिए। सर सर मुझे फर्स्ट वाला नहीं समझा। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर इनटू आर कैप कैसे आया मतलब? देखिए मैंने आपको कल ये बताया था, आप रिप्लाई करते रहिएगा। ठीक है? हाँ ना बोलते रहिएगा। ये हर डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर होता है। किसने पूछा ये डाउट? अनुराधा आपने पूछा? आपको ये बात समझ में आती है बेटा? हर वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर होता है। यस सर। ठीक है। तो मैंने आपको ये एक बात ये भी बताई थी कि अगर ये ए वेक्टर है और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बी वेक्टर बन जाता है, लेकिन इसका लेंथ 5 टाइम्स हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी। सही बात है गलत बात? यस सर। तो ये एक आर कैप डायरेक्शन है, मतलब ये यूनिट वेक्टर है आर। अगर इसको मोड आर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये एक और वेक्टर बन जाएगा जिसकी लेंथ कितनी है, मोड आर के बराबर हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी। सही बात है गलत बात? यस सर। तो इसलिए मैंने आर वेक्टर को लिखा क्या कि आर कैप को मोड आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरा आर वेक्टर बन गया। समझ में आ रही है बात? अरे हाँ या ना?
यस सर, समझा। इसलिए अपन कोई भी वेक्टर को, आप ध्यान रखें इस बात का, हम किसी भी वेक्टर को जैसे उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन में लाई करने वाला यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। ऐसा बताया था कि आपको मैंने यस सर। कि ये इसका मैग्नीट्यूड होता है और ये यूनिट वेक्टर लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर या पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इसलिए आर वेक्टर को मॉड आर इनटू आर कैप लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ सर। यस सर। सर मतलब आर कैप तो हम लोग ने पहले ग्राफ में तो पढ़ा नहीं था, मतलब हम लोग ने सिर्फ आई कैप जे कैप वही पढ़ा था, हाँ तो हाँ, आर कैप इसलिए वो मोड आर से मल्टीप्लाई है। इसलिए मैंने इस फॉर्म में लिखना सुटेबल नहीं समझा आगे, क्योंकि हम तो केवल आई कैप जे कैप को जानते हैं, आर कैप को तो जानते ही नहीं है। हाँ सर। इसलिए इस ये फॉर्म बेटर है। सही बात है, गलत बात? हाँ सर। सर उसकी पोजीशन कैसे होगी ग्राफ में? क्या क्या कह रहे हो? उसकी ग्राफ में पोजीशन कैसे होगी? इसकी ग्राफ में पोजीशन सर आर कैप की? आर कैप की पोजीशन इसी डायरेक्शन में होगी। आर वेक्टर की आर कैप एक्चुअली आर वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। यूनिट वेक्टर है ये। इसको उठा के आप कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है पोजीशन से। डायरेक्शन बताती है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। मैंने बताया ना, पोजीशन और वेक्टर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पोजीशन कहीं भी हो, हाँ सर। केवल डायरेक्शन मैटर करती है, मैग्नीट्यूड मैटर करता है। मैग्नीट्यूड यूनिट है, डायरेक्शन ये आर वेक्टर वाली है। समझ में आ रही है बात? यस सर। अब जनरली अपने को ए और बी नहीं गिवन होते, तो इस फॉर्म में लिखेंगे कैसे? हमें तो गिवन क्या होता है, मोड आर, हमें जिसकी लेंथ गिवन होती है। सही बात है, मतलब तो ये फॉर्म तो लिख सकते थे, लेकिन इसमें आर कैप नहीं गिवन, क्योंकि हमें मोड आर गिवन है, आर कैप नहीं गिवन। और इस फॉर्म में मैंने आई कैप जे कैप तो पता है, लेकिन ए और बी नहीं पता। समझ में आ रही है बात? तो वहां पे गिवन होता है ये थीटा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ से इस ट्रायंगल से हम ये लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू a बाई आर। सही बात है, गलत बात? हाँ सर। और sin थीटा इज इक्वल टू b बाई आर। मतलब a और b को लिख सकते हैं r cos थीटा एंड r sin थीटा। सही बात है, गलत बात? यस सर। तो यहाँ से r वेक्टर मेरा बन जाएगा r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो ध्यान रखें कि r वेक्टर का किसके साथ एंगल थीटा गिवन है, x एक्सिस के साथ। तो x एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसकी लेंथ होगी r cos थीटा। समझ में आ रही है बात? यस सर। और जिस जो y एक्सिस की डायरेक्शन में लेंथ होगी उसका वो लेंथ होगी r sin थीटा, राइट? जिसके साथ थीटा गिवन है ना, वहां पे cos आएगा। cos x एक्सिस के साथ गिवन है, तो ये r cos थीटा। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तकलीफ है किसी बच्चे को? नो सर। तो आर वेक्टर जो हमारे पास एक बीच का वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट है। एक तो है हमारे पास r cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट है r sin थीटा। या तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, ये r वाला r cos थीटा और ये r sin थीटा, या फिर r sin थीटा को उठा के आप यहाँ भी तो रख सकते हो। रख सकते हो ना? ये समझ में आया? तो अगर ये हाँ r सर, वेक्टर है तो इसके दो कंपोनेंट है, r cos थीटा एंड r sin, राइट? कंपोनेंट को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक इधर एक इधर। तो बात ये कि इस पूरे वेक्टर को यूज कर लो या फिर इसके दो कंपोनेंट को यूज कर लो, एक ही बात है। समझ में आ रही है बात? यस सर। ये दोनों और ये दोनों एक ही बात है, ठीक है ना? तकलीफ है किसी बच्चे को? नो सर। सर। ओ सर। छाप लिया सभी ने? हाँ सर।
आगे नेक्स्ट क्लास में इसका आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सर Okay, एक बार वो sir. लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। ये लीजिए लास्ट स्लाइड। सर हाँ सर हो गया। हाँ, कोई डाउट है? सर अगर आर सीधा होगा तो मतलब लाइक जैसा आपने बना वैसा नहीं, बट समझो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो कैसा होगा फिर? पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया, जैसे ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और अगर आपका आर वेक्टर ऐसे है, आपको कुछ नहीं, आपको ऐसा लिखना है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू मोड आर इनटू जेके, क्योंकि इसका डायरेक्शन तो पता ही है, इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर तो अपने को पता ही है जेके को। जे के बराबर। अपने को तो पता नहीं था इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, इसलिए अपने इसको आर साइन कोस थीटा आई कैप आर साइन थीटा जे कैप लिखा ना। यस सर। ठीक है, तो आगे ना ध्यान रखना, मैं नेक्स्ट क्लास में ना आप मेरे को बता देना कि मेरे को क्या कहाँ से शुरू करना है। इस आर कैप को है ना, ये बताना है कि इस आर कैप को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ओके सर। Okay, sir. यहाँ से चालू करना है, ठीक है बेटा। चलिए, आपको Yes, डीपीपी sir. मिल रही होगी, डीपीपी 1 करके लाना है वैसे, ठीक है बेटा। Okay, sir. डीपीपी A1 ये होमवर्क होगा आप लोगों को, ठीक है बेटा। चलिए, okay, sir. बाय एवरीवन। ओके सर। बाय सर। बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू। बाय, थैंक यू।